ऐसे निकल जाएगी, इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है जी सर। चलो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, शुरू करते हैं इस काम को। मेरी आवाज सबको आ रही है, स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है? जी सर। यस सर। ठीक, यस सर। ये है हमारे पास कॉर्पोरेट अकाउंटिंग नाम की जो यूनिट है, वो इम्पॉर्टेंट यूनिट है। बहुत सारी चीजें इसमें से आ सकती हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके अंदर। शेयर कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता है। फिर एक तुम्हारा होल्डिंग वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, एक मिनट, किसी का मैसेज है। अच्छा चलो फिर हम शुरू करते हैं। शेयर कैपिटल, पहला काम ही हमारा ये है, शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ना है। शुरुआत से पहली लाइन से है, कुछ अलग नहीं है, मतलब पिछला से कोई मतलब नहीं। सबसे पहले आपको कंपनी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कंपनी की डेफिनेशन अगर आप देखो तो चीफ जस्टिस मार्शल की डेफिनेशन, ठीक है, और उनकी डेफिनेशन के हिसाब से कंपनी क्या होती है? कंपनी एक पर्सन है जो आर्टिफिशियल है। ठीक है, एक पर्सन है जो आर्टिफिशियल है, इनविजिबल है, इंटेंजिबल है। तो आपको 3 वर्ड मिलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन, इनविजिबल, इंटेंजिबल। अब इंटेंजिबल है तो इनविजिबल अपने आप ही हो जाती है, उसमें अलग नहीं जाना। तो आर्टिफिशियल है यानी कि ये नेचुरली बॉर्न नहीं होती, इसका कोई नेचुरल जन्म नहीं है। इसका जन्म कैसा है? इसका जन्म एक आर्टिफिशियल जन्म है। और वो जन्म कौन देता है इसको? वो देता है लॉ, कानून। ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये है ना कि इसकी एग्जिस्टेंस भी कहाँ है? कानून की ही नजर में है, लॉ की नजर में इसका क्या है? एग्जिस्टेंस है, वरना कोई एग्जिस्टेंस इसका नहीं होता, लॉ की नजर में है बस। उसके अलावा इसके पास वही प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, यानी कि वही पावर हो सकती हैं जो पावर इसके चार्टर में लिखी होती हैं। ये उतनी ही प्रॉपर्टीज रख सकती है जो इसके चार्टर में लिखी होती हैं। अब चार्टर होता क्या है? तो चार्टर जो होता है वो होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इंडिया में आपको इस नाम से जानते हो आप इसे, ठीक है, इंडिया में इसे इस नाम से जाना जाता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये कंपनी का चार्टर होता है, ये कह सकते हैं कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अच्छा, दूसरा, जो ये चार्टर है क्या इसमें लिखी बातें वही हो सकती हैं? वो कहता है हाँ वो हो सकती हैं, पर साथ में इंसिडेंटल भी हो सकती हैं। किसी ने कहा कि वो एक टीचिंग कंपनी खोलना चाहता है। अगर वो टीचिंग कंपनी खोलना चाहता है तो क्या वो सिर्फ फिजिकल तरीके से पढ़ा सकता है या वो ऑनलाइन मोड से भी पढ़ा सकता है? तो इंसिडेंटल है ऑनलाइन मोड से पढ़ाना, वो इंसिडेंटल मैटर हो जाता है। क्या वो बुक छाप सकता है अपनी? हाँ वो बुक छाप सकता है, इंसिडेंटल मैटर है। पढ़ाना उसका मेन काम है, लेकिन उससे जुड़ी हुई बातें इंसिडेंटल होती चली जाएंगी, तो वो सब भी उसका काम बन जाएगा। अच्छा, एक और चीज, अब आपको अपने कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन को भी पहचानना चाहिए। तो कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 किसका? कंपनीज, एक मिनट मैं इसको सही से लिख देता हूं। कंपनीज एक्ट 2013 ये भी डिफाइन करता है कंपनी को, ये भी कंपनी को डिफाइन करता है, लेकिन इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। इसकी डेफिनेशन मतलब, इसकी डेफिनेशन पता क्या है? वो कहता है कंपनी जो होती है वो क्या होती है? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, जो कंपनी इस एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई हो, या फिर और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो या तो इसी एक्ट में बनी हो, किस एक्ट में? कंपनीज एक्ट 2013 में। हम जब इस पूरे यूनिट को पढ़ेंगे ना तो हमारा मेन फोकस इस कंपनीज एक्ट 2013 के साथ ही है। तो बार बार कंपनीज एक्ट बीच में आएगा, ठीक है, बार बार कंपनीज एक्ट बीच में आएगा। तो कुछ सेक्शन कंपनीज एक्ट के यहाँ पर कवर होंगे, उन्हें यहीं पर याद कर लेना कंपनीज एक्ट पढ़ते हुए, फिर दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट में कंपनी की डेफिनेशन कहाँ डिफाइन है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में। इंपॉर्टेंट लाइन है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 किसकी डेफिनेशन देता है? कंपनी की। वो कंपनी की डेफिनेशन देता है कि कंपनी का मतलब क्या होता है, जो इस एक्ट में बनी है या जो पिछले कंपनी लॉ थे उस लॉ में बनी हुई है, तभी वो कंपनी है, वरना वो कंपनी नहीं है। बट इन्होंने अपनी तरफ से कंपनी डिफाइन नहीं करी है,
इसीलिए हमको कंपनीज एक्ट के लिए चीफ जस्टिस मार्शल की डेफिनेशन को देखना पड़ता है। उसके बाद अगर हम कंपनीज में आगे बढ़े तो हमें पता लगता है कि कंपनी कितने तरीके की होती है। अब आप लोगों में से कईयों के मन में उठ रहा होगा कि चैप्टर तो पढ़ा रहे हो शेयर कैपिटल और हमें बता रहे हो कंपनीज, तो प्रॉब्लम यह है कि कंपनीज की ही शेयर कैपिटल होती है, इसलिए पहले आपको कंपनीज के बारे में पता होना चाहिए, फिर हम शेयर कैपिटल में आगे बढ़ पाएंगे। तो अब हम आते हैं कंपनीज में, तो उनमें पहले टाइप्स ऑफ कंपनीज की बात करेंगे। तो पहला ग्रुप, जो पहला मेजर ग्रुप है जिसमें हम कंपनी को बांटते हैं, तो वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी के बेस पर कंपनियां तीन तरीके की होती हैं। पहली लिमिटेड बाय शेयर, जो आपको अगले ही हेडिंग में नजर आ रहा होगा। दूसरी होती है लिमिटेड बाय गारंटी, जो आपको इस हेडिंग में नजर आ रहा होगा। और तीसरी होती है अनलिमिटेड। अब ये ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी है, ध्यान रखिएगा, ये ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी है। बहुत सारे बेसिस हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, लेकिन हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी के बारे में। तो ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी वो तीन तरीके की है। एक है लिमिटेड बाय शेयर्स, एक है लिमिटेड बाय गारंटी, और एक है वो लिमिटेड बाय अनलिमिटेड कंपनी। अब ये जो आपके पास पहला वाला पॉइंट है जिसमें हमने कहा लिमिटेड बाय शेयर्स, ये क्या है? तो लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या होता है कि जो लायबिलिटी है ना, किसकी? मेंबर की। मेंबर कौन होता है? शेयर होल्डर। सिंपल लैंग्वेज में मेंबर का मतलब है शेयर होल्डर। तो जो शेयर होल्डर की लायबिलिटी है वो कहां तक रेस्ट्रिक्टेड है, कहां तक सीमित है? वो रेस्ट्रिक्टेड है जितना अनपेड अमाउंट उसका बचा हुआ है, किसके ऊपर? जो शेयर उसने होल्ड किया हुआ है। जो शेयर उसके पास है उस शेयर में उसने कितना पैसा अनपेड कर रखा है, कितना पैसा उसका रुका हुआ है, उस पैसे को ही उसने पे करना है, बस उससे ज्यादा उसने पे नहीं करना। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमारे पास तीन लोग हैं, एक्स वाई जेड। इन तीनों ने किसी कंपनी के अंदर टी लिमिटेड के अंदर शेयर्स खरीदे हुए हैं, और टी लिमिटेड के शेयर्स की जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू मतलब जितने का वो शेयर है, वो शेयर है 10 रुपए का। अब टी लिमिटेड के सर पे 1 करोड़ रुपए का उधार है, ये उसका लायबिलिटी मान लेते हैं कि 1 करोड़ रुपए का उधार हो रखा है, किसके सर पे? टी लिमिटेड के सर पे, मान लेते हैं। अब यहां पर क्या हुआ है कि शेयर की फेस वैल्यू 10 है, ये हमको पता लग गया है। अब इसमें से पेड कितना है, तो मान लेते इस आदमी ने 10 रुपए दे रखे, इसने 9 रुपए दे रखे और इसने 6 रुपए पे कर रखे। ठीक है, तो यहां से आपको पता लगता है कि अनपेड अमाउंट कितना है। तो इसका तो कोई अनपेड नहीं है, इसने कितने रुपए अनपेड कर रखा है? 10 रुपए, सॉरी 1 रुपए। 10 रुपए में से 9 दे रखे, 1 रुपए रुका हुआ है, और यहाँ 10 रुपए में से 6 दे रखे, 4 रुपए रुका हुआ है। अब कंपनी के पास राइट कितना है पैसे मांगने का? कंपनी का राइट कितना है पैसे मांगने का? तो राइट सिर्फ इतना है जो अनपेड अमाउंट है। राइट ऑफ कॉल बाय कंपनी, कंपनी कितना पैसा मांग सकती है? जो अनपेड अमाउंट है, चाहे कंपनी के सर पे उधार कितना भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स देने वाला नहीं है क्योंकि उससे मांग भी नहीं सकते आप, क्योंकि वो अनपेड है ही नहीं। तो वाई की लायबिलिटी कितनी है? वाई की लायबिलिटी यहां पर बनती है 1 रुपए। तो ये क्या है? लायबिलिटी है किसकी? वाई की। तो वाई की लायबिलिटी कितनी हुई? 1 रुपए। एक और जेड की कितनी हुई? 4 रुपए। बस, 4 रुपए। ठीक है, एक की 4 रुपए, एक की 1 रुपए, बस बात खत्म। कंपनी को ये सिर्फ इतना ही पैसा देंगे, इससे ज्यादा ये 1 रुपया भी नहीं देंगे। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे पे। ये तो हो गया पहला वाला, लिमिटेड बाय शेयर्स में आपको समझ में आता है कि जो मेरा अनपेड अमाउंट है मेरे शेयर्स के ऊपर, मैं सिर्फ उतनी ही पेमेंट करूंगा, उससे ज्यादा मैं पेमेंट नहीं करूंगा, चाहे कंपनी के ऊपर 1 रुपए का उधार हो, चाहे कंपनी के ऊपर 100 करोड़ का उधार हो। हमसे आप सिर्फ कितना क्लेम कर सकते हैं? जितना हमने अनपेड कर रखा है, उससे ज्यादा आप हमसे क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो होगी पहली वाली कंपनी, जहां पर हमने क्या पढ़ा? लिमिटेड कहां तक था? जहां पर अनपेड अमाउंट था। अब एक कंपनी होती है लिमिटेड बाय गारंटी। ये कैसी कंपनी? तो यहां पर जो मेंबर्स की लायबिलिटी है
वो कहां तक रेस्ट्रिक्टेड है, जितनी गारंटी उन्होंने दे रखी थी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। तो अभी मैंने आपको बताया कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चार्टर है, हम आगे इसको और देखेंगे, जब कंपनी लॉ में आएंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। फिलहाल आप इतना समझिए कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी बनाने का सबसे मेन डॉक्यूमेंट है। अगर ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं बना हुआ है तो कंपनियां नहीं बनती, कंपनियां बनाई ही नहीं जा सकती। कंपनी बनाने के प्रोसेस में सबसे पहला काम कंपनी के नाम को रिजर्व करना होता है, और उसके बाद जो दूसरा मेन काम होता है वो होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बनाना। इवन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दूसरा शब्द भी है जिसको मैं बोल रहा हूं यहां पर, वो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। वो इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये वाला डॉक्यूमेंट है। अगर आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाया, कंपनियां नहीं बनती। ठीक है, चाहे आप कुछ कर लो, अगर आप यहाँ पर कंपनी बनाने जाते भी हो, ठीक है, और आप रजिस्ट्रार को दे देते हो अपना क्या एप्लीकेशन, वो बोलता है मेमोरेंडम कहाँ है, आप कहते हो नहीं बनाया, वो कहता है लेके आओ, आप कहते हैं नहीं लाते तो क्या कर लेगा, वो कहता है कंपनी नहीं बन सकती, कंपनी बन ही नहीं सकती। तो मेमोरेंडम एसोसिएशन इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और उस डॉक्यूमेंट के अंदर किन्हीं शेयर होल्डर्स ने या किन्हीं मेंबर्स ने क्या कर रखा है, गारंटी दे रखी है कि हम इतना पैसा देंगे। चलिए एग्जांपल लेते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ए ने कहा कि मैं 5,000 रुपए की गारंटी देता हूं कंपनी को, बी कहता है कि मैं 5 करोड़ रुपए की गारंटी देता हूं कंपनी को, और सी कहता है मेरी गारंटी सिर्फ 2 रुपए की है। अगर कोई भी इवेंट होता है, अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है जहां पर इनको पैसे देने हैं, जहां पर इनको पैसे देने पड़ जाते हैं, चलो एक और काम करते हैं, ये इन्होंने गारंटी दे रखी थी कहां, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, इसमें से इन्होंने पेमेंट कर रखी है, इसने पेमेंट कर रखी है 1,000 रुपए की, इसने यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं कर रखी है, और इसने भी कोई पेमेंट यहाँ पे नहीं कर रखी है। अगर कंपनी कल के दिन वाइंड अप करती है, यानी कि कंपनी बंद होती है, या कंपनी कॉल करती है कि पैसे दो, या फिर ये बंदे छोड़ के जाना चाहते हैं कंपनी को, तो अब मुझे ये बताइए, अगर ये बंदे जाना भी चाहते हैं, यहाँ से लीव करना चाहते हैं, कंपनी छोड़ के जाना चाहते हैं, तो मुझे बताइए ए को कितना पैसा देना होगा। ए को इस केस में देना होगा 5। 4,000 रुपए। क्यों, वाइंडिंग के दौरान भी कॉल्ड अप, उससे कंपनी मांग भी 4,000 दे सकती है, जब वो छोड़ के जाएगा तो भी उसे 4 ही देने होंगे। क्यों, क्योंकि 1,000 वो ऑलरेडी पे कर चुका है। जब बाइंडिंग अप हो जाए, तो कॉल्ड अप हो जाए, लीव हो जाए, जितना पैसा नहीं दे रखा सिर्फ उतना मांगा जाएगा। इस आदमी ने पूरे 5 करोड़ की लायबिलिटी कह रही कि 5 करोड़ रुपए दूंगा, और एक भी रुपया हमें नहीं दे रखा, तो हम इससे मांगेंगे भी कितना, 5 CR, 5 करोड़। सिर्फ 5 करोड़ ही मांग सकते, इससे ज्यादा नहीं मांग सकते। इस आदमी को गारंटी कितने की थी, 2 रुपए की, 2 रुपए गारंटी दे रही है, तो ये सिर्फ 2 रुपए ही देगा, इससे ज्यादा की गारंटी आप इससे ज्यादा पैसे ले भी नहीं सकते। ठीक है जी, दोनों दोनों तरह की कंपनियों में फर्क, दोनों तरह की कंपनी समझ में आ गई आपको। जी सर। यस। ठीक है, अच्छा अब आते हैं तीसरे तरीके की कंपनी में, ये है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी की जो मेंबर्स की लायबिलिटी होती है ना, मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है वो होती है नो लिमिट, उसमें कोई लिमिट नहीं होती। इसका मतलब अगर कंपनी कल के दिन वाइंड अप करती है, तो कंपनी के जो मेंबर्स हैं उन्हें वो सारा पैसा देना पड़ेगा जो कंपनी के ऊपर उधार है। अगर उनके पास वो पैसा नहीं है, तो वो घर से लेके आओ, यानी कि प्राइवेट फंड्स अपनी जेब से निकालो, पर वो पैसा देना पड़ता है। इंडिया में अनलिमिटेड कंपनीज का जो दौर है वो खत्म हो गया। पहले सरकार की कंपनियां अनलिमिटेड होती थी, ठीक है, अनलिमिटेड। आज भी आप देखोगे सरकार की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मतलब उसकी लायबिलिटी में लिमिट नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंपनियां अब इंडिया के अंदर रही नहीं। ठीक, अनलिमिटेड कंपनी का मतलब आप इसको ना एक तरीके से ले सकते हो, आपको पता है पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की, वो भी अनलिमिटेड होती है। जी सर। ठीक है, पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। तो याद रखिए, अनलिमिटेड कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी बिल्कुल पार्टनरशिप के पार्टनर्स की तरह होती है। यानी कि कल के दिन अगर आप कंपनी के पैसे नहीं चुका पाए, कंपनी का उधार नहीं चुका पाए, तो घर के भांडे बर्तन बिकने शुरू हो जाते हैं, मतलब आपके घर तक बात चली आती है। ये हो गई पहले तरीके की कंपनी। अब चलते हैं सेकंड टाइप की कंपनी में, जिसे बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप। मेंबरशिप के बेसिस पर भी हमारे यहाँ 3 तरीके की कंपनियां बनती हैं। एक है पब्लिक, एक है
प्राइवेट, और एक है ओपीसी। अच्छा, कई बार क्वेश्चन ये आता है कि ओपीसी और प्राइवेट कंपनियां क्या अलग कंपनियां हैं? सिर्फ मेंबर्स की संख्या पे अलग है, बाकी ओपीसी होती प्राइवेट कंपनी है। पर ओपीसी क्या है? एक स्पेशल टाइप की प्राइवेट कंपनी है जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर। हम अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पब्लिक कंपनी के बारे में पढ़ लेते हैं। पब्लिक कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जो शेयर इशू कर सकती हैं पब्लिक में, जो पब्लिक में शेयर इशू कर सकती हैं। प्राइवेट कंपनीज के साथ दिक्कत पता क्या है? प्राइवेट कंपनीज के साथ दिक्कत क्या है कि वो शेयर इशू नहीं कर सकते पब्लिक में, वो पब्लिक में शेयर इशू नहीं कर सकते। दूसरा, उनपे एक रेस्ट्रिक्शन होती है। रेस्ट्रिक्शन किस चीज की होती है? रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसफर बोलते हैं उसको हम। रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसफर बोलेंगे कि जो शेयर्स होते हैं ना, वो ट्रांसफर नहीं हो सकते, वो रेस्ट्रिक्शन लगी होती है उसके ऊपर ट्रांसफर पे। फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होता। एक वर्ड यूज कर लो, ज्यादा अच्छा वर्ड है, लॉ के अंदर यही वर्ड यूज करते हैं, नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। भाई इसी वजह से तो आप पब्लिक में शेयर इशू नहीं कर सकते। एक्चुअल में आप पब्लिक में शेयर इशू नहीं कर सकते इसलिए नॉट ट्रांसफरेबल नहीं है, वो नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल है। कि कोई भी शेयर जो प्राइवेट कंपनी का है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होता। उसके लिए कंपनी के बोर्ड से पूछना पड़ता है कि ये शेयर मुझे ट्रांसफर करना है, मैं किसको करूं। प्राइवेट कंपनी के अंदर ऐसा होता है, लेकिन पब्लिक कंपनीज में ऐसा नहीं होता। तो जब आपके पास शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है, यानी कि आप शेयर को क्या कर सकते हो? फ्रीली ट्रांसफरेबल कर सकते हो। फ्री मतलब, फ्रीली का मतलब ये नहीं है आप उसे फ्री में दे दोगे। फ्रीली का मतलब ये है कि पूछना नहीं पड़ता किसी से। ठीक है, जब हम पूछते नहीं है किसी से, तो वहां पर हम किसी को भी बेचें। हम तो अपना शेयर किसी को बेच सकते हैं, एक्स वाई जेड कोई भी। अगर मैं अपना शेयर बिना कंपनी के डायरेक्टर से पूछे किसी को भी बेच सकता हूं, तो ऐसी कंपनी पब्लिक कंपनी है। क्यों? क्योंकि शेयर पब्लिक में तभी जारी हो सकते हैं जब उनपे दबाव ना हो, उनपे रेस्ट्रिक्शन ना हो, उनपे कोई लिमिट ना हो। ठीक है, तो हम जब शेयर को पब्लिक में इशू करते हैं, और जिन कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, और उनके पास कम से कम 7 मेंबर हो। कितने मेंबर हो? 7। कम से कम 7। 7। और मैक्सिमम के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। ध्यान रखेगा कि मिनिमम नंबर कितने बताए हैं? मिनिमम 7। मेंबर्स। अच्छा, मैं इसका एक पूरा वो बना देता हूँ, नीचे बना 7। दूंगा, ठीक है। मिनिमम मेंबर्स कितने हैं वो बताएं, 7। मैक्सिमम कितने हैं? कोई लिमिट नहीं है, फुटबॉल टीम भर लो, चाहे आप फुटबॉल का पूरा स्टेडियम भर लो। रिलायंस के कितने शेयर होल्डर होंगे? रिलायंस के कम से कम 2-2.5 लाख शेयर होल्डर्स होंगे। एक एक शेयर खरीद रहा का लोगों ने, कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं वो। एक शेयर खरीद रहा शेयर होल्डर्स हो, क्योंकि रिलायंस एक पब्लिक कंपनी है। अच्छा, अब आप बोलोगे वो तो नहीं, वो तो प्राइवेट की है। तो आप इकोनॉमिक्स का पब्लिक ला रहे हो। इकोनॉमिक्स में पब्लिक का मतलब सरकार होता है। और यहाँ पे किसमें? जी सर। अकाउंट्स में। अकाउंट्स में पब्लिक का मतलब क्या होता है? पब्लिक, जो पब्लिक आपको दिखाई दे रही है हमारे आसपास। तो जब लोग इनके, अब रिलायंस के शेयर बिकते हैं, आप देखिए कभी अपना शेयर मार्केट, कोई भी अपना बिजनेस चैनल खोल के देखिए। अब तो खैर महंगे हो गए चैनल, लेकिन अगर आपके यहाँ अभी भी आ रहा है तो जी बिजनेस खोल के देखिए, नीचे टाटा का नाम आएगा, रिलायंस का नाम आएगा, सब पब्लिक कंपनीज हैं। लेकिन आपको वहां पर यूपीसीएल का नाम नहीं दिखेगा, वहां पर यूजेवीएल का नाम नहीं दिखेगा, क्योंकि ये पब्लिक कंपनी नहीं है, ये तो गवर्नमेंट कंपनीज है। अच्छा अच्छा, गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक होती हैं, वो बिल्कुल होती हैं, लेकिन उनके जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, वो गवर्नर साहब होते हैं, और गवर्नर साहब या प्रेसिडेंट साहब होते हैं। और प्रेसिडेंट साहब पब्लिक को क्या कर रहे होते हैं? रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो उनके बेसिकली कई कंपनीज ऐसी होती है, वो पब्लिक होती है, पर उनके शेयर नहीं बिकते, वो पब्लिक में शेयर इशू नहीं करते। ठीक है, वो सरकार के हिसाब से पब्लिक है, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड है। 8 ही शेयर होल्डर है बस, हम ज्यादा शेयर होल्डर बनाना नहीं चाहते। लेकिन जो पब्लिक अपनी यहाँ पे क्या है, पब्लिक कंपनी का अगर हम यहाँ पे पढ़े तो क्या है कि वो शेयर इशू कर सकते हैं पब्लिक में, और मिनिमम उसके 7 मेंबर होंगे, यानी कि कम से कम 7 लोग तो चाहिए, और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। अब मैं आपको वो दे रहा हूँ यहाँ पर लिख के, ठीक है, मैं सबका लिख के दे रहा हूँ, एक बार जरा ध्यान दीजिएगा, फिर हम इसको, चलो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे इसको। अच्छा, प्राइवेट कंपनी क्या होती है? जो शेयर पब्लिक में इशू नहीं कर सकती, और उसके शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते। उसके मिनिमम कितने मेंबर्स होते हैं? तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। अगर मैं पब्लिक कंपनी का एक वो बनाऊं, इधर मैं एक प्राइवेट कंपनी को लिख दूं, और इधर मैं ओपीसी को लिख दूं, तो यहाँ पर आपको एक चार्ट मिल जाएगा, जिससे आपके ना कुछ क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। देखिए, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर किसमें? पब्लिक में 7 होते हैं। 7। प्राइवेट में कितने होते हैं? 2। और ओपीसी में सिर्फ एक ही मेंबर हो सकता है। 1। मैक्सिमम इसके यहाँ कोई लिमिट नहीं है।
पब्लिक में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन प्राइवेट में लिमिट है। कितनी? 200। 200 से ज्यादा आपको क्या बनानी पड़ती है? फिर आपकी कंपनी प्राइवेट नहीं रहेगी, उसे पब्लिक बनाना पड़ जाएगा। ओपीसी में अभी भी लिमिट है 1, क्योंकि 1 से ज्यादा हो जाएगी वो ओपीसी कहाँ रहेगी? ओपीसी का मतलब क्या है? 1 पर्सन कंपनी। उसकी फुल फॉर्म ही है बेचारे की। ये देखो, 1 पर्सन कंपनी, एक ही आदमी की कंपनी, तो उसका मालिक एक ही होगा, तो मिनिमम भी एक ही होगा, मैक्सिमम भी एक होगा। अच्छा, अब आते हैं मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पे। इसमें मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर चाहिए होता है 3। अब क्वेश्चन ये आता है, डायरेक्टर क्या होता है? देखिए, आप इस तरीके से समझिए कि इंडिया जो है ना, इंडिया को चलाने वाली सरकार है, तो दे कंपनी चलाने के लिए भी एक सरकार चाहिए, वो सरकार है डायरेक्टर। आप कंपनी के मालिक हैं, आप इंडिया के मालिक हैं, पब्लिक है, पब्लिक इंडिया की मालिक है, ठीक है। हम वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया के क्या है? मालिक है। पर हम नहीं चला सकते ना, इतने सारे लोगों से थोड़ा चलवाएंगे हम देश। तो हम क्या करते हैं? अपने डायरेक्टर भेजते हैं चलाने के लिए। वो डायरेक्टर कौन है? वो जो मंत्री वगैरह है, वो सब कंपनी के डायरेक्टर्स हैं। तो हमने पूरे 543 डायरेक्टर भेजे, 545 जो भी है वो उतने भेजे हुए हैं। कहाँ? वो उसमें पार्लियामेंट में, वो है उनका बोर्ड मीटिंग का रूम। और उस बोर्ड मीटिंग रूम में वो हंगामा करते रहते हैं, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन वहां पर हमने लोग भेजे हुए हैं, उनमें से कुछ चला रहे हैं और कुछ बैठकर उनको देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि कंपनी चलाने के लिए यहाँ पर कितने लोग चाहिए? मिनिमम 3। यहाँ पे कितने चाहिए? 2। यहाँ पर कितने चाहिए? 1। मिनिमम 1, लेकिन मैक्सिमम तीनों का कितना है? 15, 15 और 15। मैक्सिमम 15। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया, इसलिए इसको प्लीज याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन कई बार आ जाएगा कि पब्लिक में मिनिमम कितने होते हैं, प्राइवेट में कितने होता है। ध्यान रखिएगा, मेंबर और डायरेक्टर अलग अलग हैं। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर पब्लिक में है 7, प्राइवेट में है 2, ओपीसी में 1 है। मैक्सिमम नंबर की बात करोगे, पब्लिक में कोई लिमिट नहीं है। आप पूरे देश को बना लो शेयर होल्डर, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होने। प्राइवेट कंपनी में 200 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते, और 200 से ज्यादा मेंबर वाली प्राइवेट कंपनीज इलीगल हो जाती हैं। इसलिए उन्हें क्या बनना पड़ता है? पब्लिक बनना पड़ता है। वो हम कंपनी लॉ में तब देखेंगे। और ओपीसी में मिनिमम एक ही आदमी चाहिए। डायरेक्टर्स की बात करें तो पब्लिक में मिनिमम चाहिए 3, प्राइवेट में चाहिए 2 और ओपीसी में चाहिए 1। मैक्सिमम तीनों में 15 है, ठीक है। अच्छा, एक बात बता दूं, टेक्निकलिटी के हिसाब से ऐसा नहीं है कि पब्लिक में ये जो पब्लिक प्राइवेट ओपीसी है सिर्फ 15 ही हो सकते हैं, एक्स्ट्रा बढ़ाए जा सकते हैं, पर वो रिजोल्यूशन होते हैं, कंपनी के डिसीजन होते हैं, कंपनी का फैसला कंपनी रिजोल्यूशन पास करती है, उसके थ्रू होता है। बट यही आपके पास जो इस समय जो आपकी स्क्रीन में नजर आ रहा है ना, यही आपके आंसर रहेंगे। उसने अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछा तो आंसर सिर्फ यही रहेंगे जो यहाँ पे लिखे हुए, ठीक है। अच्छा, प्राइवेट कंपनी के बारे में बता दूं, प्राइवेट कंपनी में 3 बातें हैं। एक, वो कंपनी वो शेयर इशू नहीं करती पब्लिक में। दूसरा, उसके शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते, यानी कि उसमें रेस्ट्रिक्शन लगी होती है ट्रांसफर की। और दूसरा, उसके जो मिनिमम उसका जो मैक्सिमम नंबर होता है वो कितना हो सकता है? 200, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये हो गई प्राइवेट कंपनी। चलिए ओपीसी भी चलते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन, ये ओपीसी का कंसेप्ट आया कहां से और कब आया? ये ओपीसी का कंसेप्ट जो है इंट्रोड्यूस हुआ था बाय कंपनीज एक्ट 2013। उसके पहले नहीं हुआ करती थी इंडिया में, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 ने इसको लेके आया, ठीक है। और ओपीसी में उसने क्या बोला कि एक ऐसी प्राइवेट कंपनी, अब यही तो क्वेश्चन है कि एक ऐसी प्राइवेट कंपनी, वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओबीसी क्या होती है, एक प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी? तो ओपीसी हमेशा प्राइवेट होगी, पब्लिक नहीं हो सकती। कोई भी ओपीसी पब्लिक नहीं होती, वो हमेशा प्राइवेट होती है। और ये प्राइवेट कंपनी, इसके पास कितने मेंबर होते हैं? मिनिमम मिनिमम और मैक्सिमम एक ही मेंबर होता है। कितने होते हैं? एक ही मेंबर होता है, ठीक है। और इसकी पेड अप कैपिटल हमेशा 50 लाख से नीचे रहनी चाहिए। तो यहाँ मैं एक चीज लिख रहा हूं, यहाँ पे इसको भी याद कर लीजिएगा, हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ ₹50 लाख और लेस। 50 लाख या 50 लाख से कम। साथ में हैविंग टर्नओवर, टर्नओवर किसको बोलते हैं हम लोग? सेल। सेल, ठीक है। टर्नओवर ऑफ ₹2 करोड़
और लेस, ये कंडीशन अलग लगी हुई है। मतलब अगर आपके पास 50 लाख से ज्यादा की पेड अप कैपिटल हो गई तो आप ओपीसी नहीं रहेंगे, आप ओपीसी नहीं रहेंगे, आपको ओपीसी का स्टेटस त्यागना पड़ेगा और आपको क्या बनना पड़ेगा, या तो प्राइवेट या पब्लिक। अच्छा, एक ओपीसी है, एक मेंबर है उसका मिस्टर ए, और इनका टर्नओवर 51 लाख रुपए हो गया, सॉरी सेल, इनका पेड अप कैपिटल 51 लाख रुपए हो गया, पेड अप हो गया 51 लाख रुपए। अब मुझे बताइए, इसको पब्लिक कंपनी बनना है, ये पब्लिक बनना चाहते हैं, क्या बन पाएंगे? यस सर। बिल्कुल बन पाएंगे। कितने मेंबर और चाहिए? 6। 6 मेंबर ले आओ, बन जाओ। और अगर प्राइवेट बनना चाहते तो कितने लाने पड़ेंगे? एक और लाना पड़ेगा, मिनिमम, है ना, मिनिमम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और आती है, मैं आपको बता दूं, कोई भी ओपीसी नेचुरल पर्सन बना सकता है बस। तो मेंबर क्या हो सकता है? एक नेचुरल पर्सन, मस्ट बी अ नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब हम जैसे लोग, जो हम जन्मे। अब आप बोलोगे इसके अलावा भी कोई पर्सन होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो क्या एक कंपनी ओपीसी बना सकती है? जवाब है नहीं, जवाब है नहीं, कंपनी ओपीसी नहीं बना सकती। ओपीसी बनाने के लिए नेचुरल पर्सन का होना जरूरी है। अच्छा, इसमें एक चीज और बता दूं, ये जितनी आपने ऊपर 2 कंपनियां पढ़ी, ये दोनों कंपनियां, इनके एमओए में 5 क्लॉज होते हैं, 5 क्लॉज होते हैं। किनके? इसके भी और इसके भी। लेकिन ये जो आपको ओपीसी दिख रही है, स्पेशल कंपनी है ना, तो इसके एमओए में 6 क्लॉज होते हैं। कितने? 6 क्लॉज। वो 6 क्लॉज किस चीज का होता है? नॉमिनी। अब खुद सोचिए 6 क्लॉज किस चीज का होना चाहिए? नॉमिनी। नॉमिनी का। क्यों? अगर ये मेंबर मर गया तो इसके बाद कौन आएगा? तो नॉमिनी। उसका वो नॉमिनी हो जाता है। वो 6 क्लॉज नॉमिनी का होता है। बाकी के 5 क्लॉज क्या है, वो कंपनीज एक्ट में आएंगे। बस इतना याद रखिएगा कि 1% कंपनी में 6 क्लॉज होते हैं और प्राइवेट और पब्लिक में सिर्फ 5 क्लॉज होते हैं। किसके अंदर? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। क्लॉज का मतलब क्या होता है? सिर्फ 5 बातें, बस 5 मेन बातें, बात खत्म। 5 मेन हेडिंग, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। उनको हम तब देखेंगे। दूसरा पॉइंट आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में कुछ है। हाँ बिल्कुल, ओनरशिप के हिसाब से कंपनियां 2 तरीके की होती हैं, या तो वो सरकारी होगी या वो सरकारी नहीं होगी, ठीक है। सरकारी कंपनी कौन सी होती है? वो सारी कंपनियां जिनमें एक गवर्नमेंट या एक से ज्यादा गवर्नमेंट। अब एक से ज्यादा गवर्नमेंट क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पर? देखिए, इंडिया में लगभग 28 गवर्नमेंट्स हैं। 28 क्या बोले, 29 गवर्नमेंट्स हैं। 28 राज्य हैं, एक दिल्ली में भी सरकार है, ठीक है। और वो 29 गवर्नमेंट हो जाती है, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट है, 30 गवर्नमेंट है, 30। अब 30-31 गवर्नमेंट जो हैं, ये बताइए, तभी तो लिखा है एक गवर्नमेंट या एक से ज्यादा गवर्नमेंट। अगर आपकी कंपनी में 51% से ज्यादा शेयर होल्ड करते हैं, आप सरकारी हो जाएंगे। तो एक एग्जांपल लीजिए कि मान लीजिए टाटा है, फिर उत्तराखंड की सरकार है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है और यूपी गवर्नमेंट भी है। मुझे बताइएगा कौन कौन सी कंपनी क्या हो सकती है? इसके पास 20% होल्डिंग है, इसके पास 20% होल्डिंग है, 5% होल्डिंग है, इसके पास कोई होल्डिंग नहीं है ए कंपनी की। क्या ये ए कंपनी गवर्नमेंट है? नहीं सर। नहीं है, क्योंकि इसकी सरकार का होल्डिंग कितना हो रहा है? खाली 25% हो रहा है, राइट। चलिए बी की बात करते हैं। बी के पास टाटा ने 15% होल्ड किया हुआ है, इसने 26% होल्ड किया हुआ है, इसने 20% होल्ड किया हुआ है और इसने 4% होल्ड किया हुआ है। क्या ये कंपनी आपको गवर्नमेंट नजर आ रही है अभी? यस। जी सर। Yes, sir. हाउ, कैसे? सर 51% ज्यादा है। कहाँ हुआ 51%? ज़्यादा हुआ? है, हाँ। 50 हुआ। तो नहीं फिर 50 हुआ। इट्स नहीं हुआ, 50 है। 51% नहीं हुआ, एटलीस्ट 50 है, एटलीस्ट कम से कम 51% नहीं हो रही। ये भी गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। चलो सी की बात करते हैं। इसने इसमें 48% होल्ड किया हुआ है, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 27% होल्ड किया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 25% और यूपी गवर्नमेंट ने कुछ होल्ड नहीं किया हुआ। क्या ये सरकारी हो रही है? हाँ ये है। यस सर। Yes, sir. यस सर। ये गवर्नमेंट हो गई।
ये कंपनी गवर्नमेंट होगी। क्यों? क्योंकि इसके उत्तराखंड और सेंट्रल 52%। गवर्नमेंट का जो शेयर है वो 51% को क्रॉस कर गया। टाटा को मत देखो, टाटा को मत देखो, कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, उसको मत देखो, देखो आप किसको, गवर्नमेंट्स को। क्या उनका टोटल 51% हो रहा है? अगर हो रहा है तो वो गवर्नमेंट है। चलो, उत्तराखंड गवर्नमेंट का 2% है, सेंट्रल गवर्नमेंट का 2% है, इसका 2% है, लेकिन इस भाई साहब के पास 48% है। क्या ये सरकारी कंपनी हो रही है? यस। हाँ जी जी। बिल्कुल, ये सरकारी कंपनी, डी भी सरकारी कंपनी। ठीक है, तो सरकारी कंपनी बनने के लिए 51% शेयर होल्डिंग चाहिए। अच्छा, अगर जिसके पास 50% शेयर होल्डिंग नहीं है तो वो कौन सी कंपनी है? नॉन गवर्नमेंट। पब्लिक, नॉन गवर्नमेंट। नॉन बिल्कुल, तो गवर्नमेंट, जो सॉरी। ऊपर की दोनों कंपनियां आपने देखी थी वो कैसी कंपनियां थी? नॉन गवर्नमेंट। ये दोनों नॉन गवर्नमेंट कंपनी थी। ठीक है, इनमें सरकार का कोई शेयर है या नहीं है, बस ये देखो 51% से ज्यादा है या 51% से कम है। अगर 51% से कम है तो फिर वो गवर्नमेंट नहीं है। अच्छा, एक और चीज देखिए, मान लीजिए कि इसमें उत्तराखंड गवर्नमेंट का एक में शेयर 50% है और फिर टाटा के पास उसका 50% है, तो क्या ये दोनों ये गवर्नमेंट कंपनी हो रही है? नहीं सर। नो। नहीं हो, नहीं सर। ये गवर्नमेंट नहीं है, ये क्या है? नॉन गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी होने के लिए सरकार के पास 51% कंट्रोल सरकार के पास चाहिए। अब कंट्रोल कैसे आता है? अगर आप सरकार देखेंगे, गवर्नमेंट कैसे चलती है? डेमोक्रेसी है ना, ये भी डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि एक के पास आपसे एक ज्यादा होना चाहिए, बस आपके पास एक ज्यादा होना चाहिए। तो उन्होंने 51% रखा हुआ, एटलीस्ट 51%, बस ये रखकर काम करता हूं। अब चलते हैं रजिस्ट्रेशन के हिसाब से। रजिस्ट्रेशन के हिसाब से कंपनियां हैं 3 तरीके की, स्टैच्यूटरी, रजिस्टर्ड और चार्टर। चार्ट। ठीक है, एक हो गई आपकी स्टैच्यूटरी, एक होगी रजिस्टर्ड, और मैं अब आपको कुछ इसमें बताऊंगा। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। चार्टर कंपनियां, चार्टेड कंपनियां। ठीक है, अब हम देखें तो स्टैच्यूटरी कंपनीज कौन सी होती हैं? स्टैच्यूटरी कंपनीज वो कंपनीज होती है जिनके लिए स्पेशल एक्ट की जरूरत पड़ती है, चाहे पार्लियामेंट में बनाओ चाहे स्टेट लेजिस्लेचर में बनाओ। अगर सरकारी कंपनी भी किसी कानून से बनी हुई है तो वो कैसी कंपनी है? स्टैच्यूटरी। हमारे पास बड़े एग्जांपल है स्टैच्यूटरी कंपनीज के। कैसे? एलआईसी, ठीक है, आपका एसबीआई, आपके पास ओएनजीसी, ये सब क्या है? ये स्टैच्यूटरी कंपनीज है, इनके अपने कानून है, इनके अपने कानून है। पता है एसबीआई का अपना एक्ट है, एसबीआई एक्ट, आरबीआई जी सर। एक्ट है उसके पास। ये सब कैसी कंपनियां हैं? स्टैच्यूटरी कंपनीज हैं। अब ये स्टैच्यूटरी कंपनीज है तो देखो, मैं एग्जांपल देता हूं आपको कैसे पता चलता है स्टैच्यूटरी कंपनीज का। अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया हो, कभी आईबीपीएस का एग्जाम आता है और एक एसबीआई यस। का एग्जाम आता है अलग से। आईबीपीएस के एग्जाम में देखो पीएनबी मौजूद है, कैनरा बैंक मौजूद है, ठीक है, तुम्हारे बहुत सारे बैंक इसके अंदर है, ज्यादातर बैंक इसके अंदर है। पर आईबीपीएस के बाद क्या इतनी पावर नहीं है कि एसबीआई के पेपर ले सके हो? नो ले सर। सकती है। एसबीआई को भी तो डाल सकता है, एसबीआई इसके अंदर अपने आप को इंक्लूड कर देता और कहता है कि हम करवाएंगे। देखिए, नहीं करवा सकता। क्यों? एसबीआई का अपना एक्ट है और एसबीआई एक्ट में लिखा है कि एसबीआई अपने पेपर खुद करवाएगा। ठीक है, इसलिए एसबीआई अपने पेपर खुद करवाता है। अच्छा, खुद करवाने का मतलब क्या है? एसबीआई क्या करता है? एजेंसी अपॉइंट करता है आईबीपीएस को। ठीक है, अपॉइंटमेंट तो आईबीपीएस की होती है, पूरा स्ट्रक्चर तो आईबीपीएस का ही होता है, लेकिन पेपर का क्या है? नाम अकेले किसके पास जाता है पैसा? मतलब एसबीआई। सेम है कि सारा पैसा एसबीआई के पास जाता है, फिर एसबीआई आईबीपीएस को देता है कि भाई इतने मेरा पेपर करवा दे। लेकिन जब आप पीएनबी वगैरह का देखोगे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो ये चीज आती है। अब अच्छा, अब एक चीज आ गई, एलआईसी, एसबीआई, ओएनजीसी, आरबीआई आपके क्या हो गए? स्टैट्यूटरी कंपनी, यानी कि इनके लिए कोई कानून बना हुआ है। तो क्या संसद क्या सबके लिए कानून बनाती फिरेगी? कल के दिन मुझे कंपनी खोलनी है, एएन करके, और मैं चल दूं कहाँ? सरकार के पास कि मेरे लिए कानून बनाओ। सरकार बोलती है यार हर किसी के लिए कानून बनाते फिरेंगे ना तो हम तो हो जाएंगे पागल। इसलिए हम क्या करते हैं? हम बनाते एक कानून जिसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013, और इसमें लिख देते कंपनी कैसे बनाई जाती है। तो कोई भी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड होगी उसको हम कैसी कंपनी बोलेंगे? रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर। उसको हम क्या बोलेंगे? रजिस्टर्ड कंपनी। और बहुत सारा नाम है, यूपीसीएल, यूजेवीएन, ठीक है, आप यूपीपीसीएल देख लीजिए, आप क्या नाम है उसका, ये ओएनजीसी, उसको सॉरी ओएनजीसी बोल रहा हूँ, क्या नाम है, पीएनबी को देख लीजिए, कैनरा बैंक को देख लीजिए, सब रजिस्टर्ड कंपनीज है। टाटा रजिस्टर्ड कंपनी है, रिलायंस रजिस्टर्ड कंपनी है। चार्टर कंपनी नहीं, चार्टर कंपनी इंडिया में नहीं होती। चार्टर कंपनियां कैसे बनती है? देखो, राजा और रानी के इंग्लैंड। आदेश पर। इंडिया में राजा रानी होते ही नहीं। अब तुम में से कोई बोल देगा कि नहीं इंग्लैंड। राजा रानी तो है,
टिहरी में भी एक राजा है, और वो माधव जो सिंधिया जी हैं वो भी एक राजा है। अरे वो राजा थे, अब नहीं है वो राजा। अब तुम लोगों ने राजा मान रहे हो इज्जत देने के लिए तो अलग बात है, अब वो राजा नहीं है, वो कॉमन आदमी है तुम्हारी तरह, ठीक है, बस पैसा ज्यादा है और कुछ नहीं, ठीक है। तो राजा साहब बनाने की जरूरत नहीं है उनको, वो राजा नहीं है। वो राजा रानी का स्टेटस खत्म हो गया, तो जब राजा रानी नहीं रहे तो उनके बनाई कंपनियां भी कहाँ रहेंगी। और आप एक चार्टर कंपनी को जानते हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ये तो आपके ऊपर ऐसा रूल करके गए हैं, रूल क्या किया इन्होंने, तो आपको चूस के गए बुरी तरीके से, तो इसका नाम तो हमेशा याद रखो, ठीक है। सर ये चार्टर कंपनी थी, ठीक है, ये चार्टर जी कंपनी थी जिसे बनाया था किसने था, रानी के आदेश में बना था। और कब बनी थी पता है, 31 दिसंबर सन क्या 1600, 1600। हाँ 31 दिसंबर सन 1600 में बनाया गया था, शायद यही डेट है, मुझे एग्जैक्ट यस डेट सर। याद नहीं, शायद यही है 1600 ही है, यस 31 सर। दिसंबर सन 1600 में, ठीक है। 5 साल बाद इंडिया आ गए थे हमें लूटने के लिए, चलो छोड़ो। तो ये हो गई आपकी टाइप्स ऑफ कंपनी, रजिस्ट्रेशन के हिसाब से, उसके हिसाब से हो गया। अच्छा, इसके अलावा भी होती हैं, ठीक है, और उनके बारे में हम कंपनीज एक्ट में पढ़ेंगे, इसलिए अभी उनके बारे में जरूरत नहीं है। नहीं तो आप बोलोगे हम तो शेयर कैपिटल पढ़ रहे थे, अभी तक तो शेयर का एसवी नहीं आया, चलो आ गया। चलिए शेयर भैया कैपिटल देखते हैं। भैया भैया हाँ जी। अब जो हमने भैया पब्लिक को प्राइवेट कंपनी पढ़ी ना, हाँ इसमें भैया आपने वो तो बताया नहीं, इसकी मैक्सिमम पेड अप कैपिटल मतलब कितनी है, मिनिमम पेड अप। नहीं होती, नहीं होती, वो हट गया, वो रूल कब का हट गया। अच्छा हट गया वो। हाँ, एक की 5 लाख होती थी, एक की 1 लाख होती थी, फिर सरकार ने बोला नहीं नहीं ऐसे रखते नहीं, हटा दिया फिर, अच्छा अच्छा ठीक है भैया ठीक। ठीक है। तो उसमें लिखा हाँ, जरूर है कि इसमें कंपनी एक्ट में ऐसे लिखा हुआ है कि हैविंग प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम कैपिटल। तो प्रिस्क्राइब अच्छा मिनिमम कैपिटल कभी सरकार प्रिस्क्राइब करेगी तो अभी कोई वो नहीं है मिनिमम कैपिटल। जी सर। मैक्सिमम तो हो नहीं सकती सर, मैक्सिमम किसी की तय नहीं कर सकते हम। मैक्सिमम अगर हमारे किसी कल के दिन आपको ये पता ही है कि आज इंडियन इकोनॉमी 3.5 ट्रिलियन की है, कल के दिन हाँ, हमें कंफर्म पता है कि हमने 20 से 25 ट्रिलियन होना ही होना है। तो वहां ऐसा हो सकता है कि कई कंपनियां तो हमारी 2-2 ट्रिलियन की तो हमारी कंपनियां होने वाली है कई, जी ठीक भैया। है। वो कंफर्म है 2-2 3-3 ट्रिलियन की कंपनियां होंगी, जैसे आप उसको देखोगे अमेजोन को शायद 2 ट्रिलियन की कंपनी है। अब 2 ट्रिलियन की जी कंपनी अगर मैं मैक्सिमम लिमिट फिट कर दूं तो कभी तो ये ट्रिलियन हो ही नहीं पाएंगी, इसलिए जी मिनिमम भैया। फिट किया जाता है, मैक्सिमम नहीं। अब भारत सरकार ने तो मैक्सिमम मिनिमम भी फिट नहीं किया, उन्होंने कहा आप 1 रुपए में भी प्राइवेट कंपनी खोल सकते हैं, हम कोई मिनिमम नहीं कर रहे आपके लिए, ताकि कंपनियां जी खुलें, कॉर्पोरेटाइजेशन करने की कोशिश की जा रही है। हाँ जी। जी भैया। सर कब कब हुआ था ये वाला, क्या मतलब जो थी ना मिनिमम पेड अप कैपिटल थी, जैसे जब ये पब्लिक की 5 1956 लाख। का एक्ट था तब भी थी, जब 2013 आया तब भी थी, लेकिन हाँ जी, 2015 या 16 में सरकार ने एक नोटिफिकेशन सरकार ने एक वो जारी किया था और उसके बाद इसको अमेंड करके इसको हटा दिया था। दोनों पब्लिक एंड सर प्राइवेट ना, हाँ जी। है ना सर? सर हाँ हाँ, ओके। कोई और कुछ कह रहा था, बोलो। हाँ सर, मैं पूछ रही हूँ कुछ। हाँ जी बोलो। सर ये जो रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफर और नॉट फ्रीली ट्रांसफर है, दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही है। रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसफर मतलब हमसे पूछ के करना पड़ेगा, नॉट फ्रीली का मतलब यही है कि आप फ्रीली कर ही नहीं सकते, मतलब हमसे ही पूछना पड़ेगा। रिस्ट्रिक्शन मतलब ये नहीं होती कि रेस्ट्रिक्शन है, इसे कर ही नहीं सकते? नहीं नहीं, रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है रेस्ट्रिक्टेड है, रेस्ट्रिक्टेड रेस्ट्रिक्शन नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसफर है, यानी कि थोड़ा रुका हुआ है, परमिशन। कर तो सकते हो पर हमसे पूछना पड़ेगा, ठीक है। एब्सोल्यूट नहीं है वो। ओके सर, थैंक यू। चलिए जी, अब चलते हैं कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल। सबसे पहले क्वेश्चन जो आता है, जो इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो है ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल कहाँ लिखी होती है। तो ये लिखी होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। एसोसिएट। और ये वो कैपिटल है जिसपे हम, जिसको ऑथराइज किया गया है कि वो इतना ही शेयर इशू कर सकती है, इससे ज्यादा इशू नहीं कर, ये मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ शेयर कैपिटल। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो बोला था मैक्सिमम नहीं होती। देखिए सरकार तय नहीं करती मैक्सिमम, आप अपनी तरफ से मैक्सिमम तय करना चाहते कर दीजिए। गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि आपकी कंपनियां, गवर्नमेंट देखो कोई भी सरकार, किसी भी देश की सरकार कभी नहीं चाहेगी कि उसकी कंपनियां मैक्सिमम लिमिट रहे, पर कंपनियां अपने ऊपर मैक्सिमम लिमिट लगाती हैं। अब आप बोलोगे क्या ये लिमिट एक बार लगा दी तो हमेशा लगाई रखें। देखिए एक चीज बताऊं, जब टाटा बनी थी तो टाटा की मैक्सिमम लिमिट क्या रही होगी। टाटा 1800 कुछ की कंपनी है मेरे ख्याल से, 80s में बनी हुई कंपनी है। अब आप खुद सोचिए इस कंपनी ने तब क्या सोचा होगा, तब तो इसने 20,000 भी सोचा होगा, बहुत बड़ी बात रही होगी,
लेकिन आज ये 20,000 रुपए सोच नहीं सकते। आज तो ये $230 बिलियन की तो शायद कंपनी है। इतने $230 बिलियन की तो कंपनी है वो। तो सोचो 20,000 रुपए अगर ये वही पेड अप कैपिटल रखते तो आज तक पहुंच पाते यहाँ तक? नहीं। तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने कहा कि आप अपने एमओए में लिख रहे हैं, मैक्सिमम लिमिट लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चेंज करना चाहते हैं आगे चल के कर सकते हैं। तो ऐसा मत समझना कि जो मैक्सिमम लिमिट एमओए में लिखी जाती है, यानी कि मेमोरेंडम एसोसिएशन लिखी जाती है, वो चेंज नहीं हो सकती। वो चेंज हो सकती है, वो चेंज हो सकती है, लेकिन जब तक चेंज नहीं होती तो तब तक क्या लिखा हुआ है वही रहेगा। तो अगर मान लीजिए कि आपने 2 अक्टूबर को अपनी पेड अप कैपिटल में 5 लाख रुपए लिखा हुआ था, किसमें? सॉरी, नॉमिनल कैपिटल 5 लाख रुपए लिखी थी अपने एमओए में, और आपने क्या किया, यहाँ 6 लाख रुपए इशू कर दिए 2 अक्टूबर को ही। अब फिर आपने 4 अक्टूबर को क्या किया, इसको लिमिट को बढ़ा के 7 लाख कर दिया। क्या कंपनी 2 अक्टूबर को 6 लाख इशू कर सकती थी? नहीं सर। नहीं कर सकती थी, क्योंकि 2 अक्टूबर को उसकी पेड अप कैपिटल 5 लाख थी। वो 6 लाख कैसे इशू कर सकती है? हाँ, 4 अक्टूबर को ऐसा कर सकती है, क्योंकि उस दिन उसकी पेड अप कैपिटल कितनी हो गई, सॉरी पेड अप बोल रहा हूं मैं बार बार, ऑथराइज कितनी हो गई, 7 लाख। तो आपके मेमोरेंडम में क्या लिखा हुआ है पेड अप, सॉरी ऑथराइज कैपिटल क्या लिखी हुई है आपके मेमोरेंडम में, वो आपकी ऑथराइज नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल होती है। इससे ज्यादा आप शेयर इशू नहीं कर सकते। अब आपके पास मान लीजिए कि आपकी कंपनी की ऑथराइज कैपिटल मान लीजिए वो थी 10 लाख। तो हो सकता है आपको 10 लाख आज चाहिए ना हो, तो आपने क्या किया, इसमें से कुछ इशू कर दिया, यानी कि 8 मान लेते हैं, एग्जांपल है, 8 लाख आपने इशू कर दिया, ये एग्जांपल है। तो एक चीज बताओ, जो 2 लाख रुपए रह गए उसे क्या बोलोगे? अनइश्यूड कैपिटल। उसे हम क्या या बोलते हैं? अनइश्यूड कैपिटल, कि इशू नहीं हुई। इशू करने का मतलब क्या है? इशू करने का मतलब है, ये देखिए लिखा क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल। तो 10 लाख का पार्ट है ये, विच इज एक्चुअली इशूड टू द पब्लिक, जो पब्लिक को दिया जा रहा है। और खाली पब्लिक को नहीं, जो वेंडर्स को भी दिया जाएगा। वेंडर्स कौन होते हैं? जिनसे आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी होती है। तो अगर आपने पब्लिक को शेयर इशू किए हैं, अपने वेंडर्स को शेयर इशू किए हैं, आपने अपने प्रोमोटर्स को शेयर इशू किए हैं, आपने अपने अंडर राइटर्स को शेयर इशू किए हैं, आपने अपने क्या बोलते हैं उसको, हम एक वो बोलते हैं ना प्राइवेट प्लेसमेंट, आपने प्राइवेट प्लेसमेंट किया हुआ है। ये कंपनी लॉ में आएंगे शब्द, प्राइवेट प्लेसमेंट किया हुआ है। आपने बस ये है कि आपने शेयर इशू कर दिया। इशू करने का मतलब क्या है कि आपने लोगों को बोल दिया कि आओ हमारे शेयर खरीद लो। एक बार आपने ऐसा बोल दिया, उसे हम बोल देंगे इशूड कैपिटल। अच्छा, इशूड कैपिटल 8 लाख है, जरूरी थोड़ी ना कि 8 लाख बिक जाएगा, हो सकता है कंपनी नई नवेली हो, नहीं बिका तब। तो जिस पार्ट, ये पार्ट क्या है देखो, सब्सक्राइब कैपिटल किसे बोलते हैं, जो इसमें से खरीदा गया। तो 8 लाख में से मान लो 7 लाख खरीद लिया, आगे मैं इसको दोबारा कराऊंगा, 7 लाख खरीद लिया, तो क्या है ये सब्सक्राइब की डेफिनेशन क्या है? पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। किसका पार्ट है ये? इशूड कैपिटल का पार्ट है, जिसे एक्चुअली पब्लिक ने खरीदा है। सब्सक्राइब मतलब यहां पर क्या है, खरीद लिया। और हो सकता है कंपनी पूरा पैसा ना मांगे, कंपनी कह रही है चलो 7 लाख खरीद लिया, कोई बात नहीं, हमको 6 लाख दे दो। तो कॉल्ड अप क्या है? कॉल्ड अप सब्सक्राइब्ड का पार्ट है, जिसपे पैसा मांगा गया। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं पैसे नहीं देते, तो इसका मतलब पेड अप क्या होता है? पेड अप होता है पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल, जो एक्चुअल में रिसीव हुआ, जो एक्चुअल में रिसीव हुआ। मैं एक काम करता हूं, ऐसे नहीं आएगा आपको समझे, तो थोड़ा मैं इसको ऐसे बनाता हूं कि मान लीजिए कि आपके पास एक ऑथराइज कैपिटल है, वो है 10 लाख रुपए की। आपने क्या किया, इसमें से कुछ पार्ट आपने इश्यू कर दिया पब्लिक में, 8 लाख। तो ये आपकी कौन सी कैपिटल हो गई? इशूड कैपिटल। पब्लिक ने कहा कि हम तो 7 लाख ही खरीदेंगे, तो जो पब्लिक ने खरीदा वो कैसी कैपिटल हो गई? सब्सक्राइब कैपिटल। आपने कहा कोई बात नहीं, हमें पैसे 7 लाख चाहिए नहीं, हमको तो 6 लाख चाहिए। तो 6 लाख क्या हो गया आपका? कॉल्ड अप। और लोगों ने कहा कि अच्छा 6 लाख मांग रहे हो, पर हम तो तुम्हें सिर्फ 5.5 लाख रुपए दे रहे हैं। तो ये कौन सा हो गया? पेड अप। पेड ऑफ कैपिटल। अब जो बच गया, 8 लाख इश्यू हो गया तो 2 लाख रह गया। ये 2 लाख क्या हो गया आपका? अनइश्यूड। अनइश्यूड। 8 लाख में से 7 लाख बिक गया, 1 लाख रह गया, ये 1 लाख क्या हो गया? अनसब्सक्राइब। अनसब्सक्राइब्ड। और सब्सक्राइब में से
6 लाख मांग लिया, 1 लाख रह गया, ये कैसा हो गया? अनकॉल्ड। कॉल्ड अप और 50,000 रुपए यहाँ बच गए, ये क्या हो गया? अनपेड। पेड अमाउंट। अब ये जो अनपेड अमाउंट है ना, ये कॉल्स इन एरियर के नाम से आती है। तो एक क्वेश्चन आता है कि कॉल्स इन एरियर किसको बोलते हैं हम? कॉल्स इन मतलब पैसे नहीं मिल रहे, तो कॉल्स इन एरियर कब आता है? जब कॉल्ड अप में से हम क्या हटाते हैं? पेड अप। पेड अप तब आता है हमारा कॉल्स इन एरियर। ये एक फॉर्मूला है जो अभी कुछ टाइम बाद आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा कॉल्स इन एरियर ढूंढने में। ठीक है, कॉल्स इन एरियर किसको बोल रहे हैं? अनपेड को, जो पेमेंट ही नहीं हुई, वो कॉल्स इन एरियर हो गया। अच्छा, एक शब्द आता है कि कैपिटल रिजर्व क्या है? सॉरी, रिजर्व कैपिटल। अच्छा, दो Reserve. वर्ड है, एक है कैपिटल रिजर्व, एक है रिजर्व कैपिटल। बस नाम आगे पीछे हो रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जैसे ही ये रिजर्व आगे आ गया, ये कुछ और हो गया, और रिजर्व पीछे चला जाएगा, कुछ और हो जाएगा। कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट है, रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट नहीं है। रिजर्व कैपिटल क्या है? ये पार्ट ऑफ द कैपिटल है जो सब कब ली जाती है? वाइंडिंग अप के दौरान। जब वाइंड अप होता है तब दिया जाता है, और ये पैसा सिर्फ किसके लिए होता है? कंपनी के क्रेडिटर्स के लिए। इस पैसे का पेमेंट सिर्फ कंपनी के वाइंड अप पे किया जाता है, और ये पैसा सिर्फ कंपनी के क्रेडिटर्स के लिए होता है। क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आई? जी सर। भैया। चलिए एक चीज और बता दूं मैं आपको, थोड़ा सा नीचे चलते हैं और इस बात को आप समझिए। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऑथोराइज कैपिटल या तो ज्यादा होती है, बराबर होती है किसके? इशूड। इशूड कैपिटल के। इशूड कैपिटल या तो ज्यादा या बराबर हो सकती है किसके? सब्सक्राइब। सब्सक्राइब्ड के। सब्सक्राइब कैपिटल बड़ी हो सकती है, बराबर हो सकती है किसके? कॉल्ड अप कॉल्ड अप। और कॉल्ड अप बड़ा या बराबर हो सकता है किसके? पेड अप। पेड अप। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये वाला इस वाले से या अपने से ऊपर वालों से बड़ा हो जाए। कौन है ऊपर वाले? पेड अप के ऊपर कॉल्ड अप है, कॉल्ड अप के ऊपर सब्सक्राइब है, सब्सक्राइब के ऊपर इशूड है, इशूड के ऊपर ऑथराइज है। तो नीचे वाला ऊपर वाले से बड़ा नहीं हो सकता। एक कंपनी की ऑथराइज कैपिटल 5 लाख है, तो क्या कंपनी 6 लाख इशू कर सकती है? नहीं भैया। नहीं कर सकती। कंपनी 5 लाख में से कितना कर सकती है? या तो 5 लाख से कम या 5 लाख के बराबर, बस, इससे ज्यादा नहीं। तो क्वेश्चन ऐसा भी आएगा आपके पास, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जहां पर वो ये बोलेगा कि कंपनी की इशूड कैपिटल है 50,000 और उसकी पेड अप कैपिटल है 10,000। ऐसा हो सकता है? बताइए। सॉरी 10,000, हाँ हो सकता है, 10,000 तो हो सकता है, पर क्या 60,000 हो सकता है? ये नहीं सर। नहीं हो सकता। तो पेड अप कैपिटल कॉल्ड अप कैपिटल से बड़ी नहीं हो सकती, उसके बराबर हो सकती है, उससे छोटी हो सकती है। कॉल्ड अप सब्सक्राइब के छोटा हो सकता है, सॉरी सब्सक्राइब से छोटा हो सकता है, हाँ बराबर हो सकता है। और सब्सक्राइब इशूड से छोटा या बराबर हो सकता है, इशूड ऑथराइज से छोटा या बराबर हो सकता है। ये चारों क्या ये सबके सब बराबर हो सकते हैं क्या एक दूसरे के? जी सर। बिल्कुल, ये इक्वल हो सकते हैं, ये इक्वल हो सकते हैं, पर ऑथराइज इशूड के इक्वल हो सकता है, पर उससे छोटा नहीं हो सकता। ऑथराइज सब्सक्राइब के इक्वल हो सकता है, पर उससे छोटा नहीं हो सकता। ऑथराइज कॉल्ड अप से इक्वल हो सकता है, पर उससे छोटा नहीं हो सकता। ये चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन बन के आ सकता है इसके अंदर से। चलते हैं वापस यहां पर हम छोड़ के आए थे, और वहां पर आता है अब क्लासेस ऑफ शेयर्स। शेयर्स कितने तरीके के हैं? शेयर्स होते हैं बेसिकली दो तरीके के, एक है प्रेफरेंस शेयर और एक और है, वो आपको मिलेंगे नीचे कहीं बने हुए होंगे, मैं वहां पे लिख देता हूं, पर यहां पर आपका आएगा इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस और इक्विटी में पहचान करना आसान काम है, ठीक है। आसान कैसे? देखिए हमें तो लिखा हुआ आता है तो हमारे लिए आसान होता है। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि ए के पास 500 शेयर्स हैं, बी के पास 600 शेयर्स हैं। अच्छा, जब भी डिविडेंड पे होता है तो पहली प्रायोरिटी बी को मिलती है, फिर ए को मिलता है। तो इसमें प्रेफरेंस कौन है? बी सर। बी प्रेफरेंस है इसमें, बी को प्रेफरेंस मिल रही है। अगर डिविडेंड पेमेंट करते वक्त पहली प्रेफरेंस किसी शेयर को मिल रही है तो वो शेयर कैसा शेयर है?
प्रेफरेंस शेयर शेयर होल्डर, वो प्रेफरेंस शेयर है। ये लिखा है दो शेयर हु कैरीज प्रेफरेंशियल राइट। प्रेफरेंशियल का मतलब होता है हिंदी में पूर्वाधिकार, फर्स्ट राइट, पहला राइट। किस चीज का पहला राइट? डिविडेंड का। अच्छा, कंपनी वाइंड अप हो रही है तो कैपिटल का। तो जब कंपनी वाइंड अप हो रही है उस टाइम पर जिस शेयर के पास प्रेफरेंशियल राइट होता है, या तो कैपिटल का या डिविडेंड का, वो शेयर क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर होता है। ठीक है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हम क्या देखते हैं? नॉर्मली हम देखते हैं कि वो क्या होना चाहिए? डिविडेंड का राइट होना चाहिए पहला। और जब कंपनी वाइंड अप हो रही है तो हम क्या देखते हैं? तो हम देखते हैं कि वो कैसा राइट होना चाहिए? वो किस चीज का राइट होना चाहिए? कैपिटल। अच्छा, क्वेश्चन आता है कि क्या प्रेफरेंस शेयर के ऊपर कोई वोटिंग राइट होता है? जनरली डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट। जनरली इसका मतलब क्या है? कोई कंडीशन होगी जिसके ऊपर वोटिंग राइट आता होगा? बिल्कुल, जी भाई। एक कंडीशन है, बस सिर्फ एक कंडीशन है जिसमें वोटिंग राइट आ जाता है उनके पास। वो कब है? जब 2 साल तक उनको डिविडेंड ना दिया जाए। ठीक है, दे हैव वोटिंग राइट, दे एक्रूड वोटिंग राइट लिख लेते हैं, एक्रू वोटिंग राइट। इनको वोटिंग राइट मिल जाएगा इफ डिविडेंड ऑफ 2 years, या फॉर 2 years लिखेंगे, ऑफ तो क्या लिखेंगे, फॉर लिखेंगे, फॉर 2 years रिमेन अनपेड, तो इनको वोटिंग राइट मिल जाता है। पर किस चीज का वोटिंग राइट बताओगे? क्या पूरी कंपनी में वोटिंग राइट मिलता है? नहीं, सिर्फ अपने शेयर से रिलेटेड, अपने शेयर्स के ऊपर जो फैसला है उसे करने का राइट मिलता है, इसके अलावा राइट नहीं मिलता। ठीक है, ये कंपनीज एक्ट का मैटर है, यहाँ पे नहीं। अच्छा, ये जो प्रेफरेंस शेयर है ये क्या कैटेगरी में होते हैं? काइंड्स होते हैं? हाँ बिल्कुल। जी भैया। ये देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन दो तरीके का है। कैसा? एक होता है प्रेफरेंस शेयर हु अपार्ट फ्रॉम देयर डिविडेंड, जिनको अपने डिविडेंड के अलावा क्या होता है? राइट होता है किस चीज में? पार्टिसिपेट करने का। किसमें? सरप्लस अमाउंट में। तो जिनके पास सरप्लस अमाउंट, जब कंपनी अपना डिविडेंड बांट देती है ना, किसको? प्रेफरेंस को भी दे दिया, इक्विटी को भी दे दिया, और अब पैसा बच गया, और उस पैसे पर उस पैसे को आप प्रेफरेंस को दोबारा दे रहे हो, राइट टू पार्टिसिपेशन देके बैठे हो, कह रहे हो कि जब हम किसको दे देंगे? तेरे को दे देंगे और इक्विटी को भी दे देंगे, उसके बाद तेरे को दोबारा देंगे 10%, तो ऐसा शेयर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है। फिर से सुनिए इस बात को, कि अगर आप अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर, यानी कि मिस्टर ए, मान लेते हैं मिस्टर ए आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, इनको आप कहते हो कि तुम्हारे को पैसा देने के बाद, फिर इक्विटी को भी डिविडेंड देने के बाद अगर पैसा बच गया तो उसमें हम तुमको और देंगे पैसा, तो फिर ऐसा शेयर कैसा शेयर कहलाएगा? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। आई बात समझ में? जी भैया। जी सर। ठीक है। नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या है? जिसको आपने नहीं दिया, जिसको आपने सरप्लस शेयर में हिस्सा नहीं दिया, वो नॉन पार्टिसिपेटिंग है। ठीक है, नहीं दिया तो नहीं दिया, कोई बात नहीं, क्या करें। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी। कन्वर्टेबिलिटी का मतलब क्या? कन्वर्ट होगा। अब देखिए, एक चीज बताता हूं मैं आपको, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है। एक डिवेंचर वर्ड होता है, आप लोगों ने 12th में आपने पढ़ा होगा, बीकॉम सेकंड ईयर में भी आपने पढ़ा होगा डिवेंचर। अगला चैप्टर हमारा, इसलिए मैं सिर्फ अभी नाम बोल रहा हूँ इसका, डिवेंचर बता नहीं रहा हूँ क्या चीज है। डिवेंचर जो होता है वो कन्वर्ट होता है दो तरीके से, वो दो चीजों में कन्वर्ट हो सकता है। या तो वो प्रेफरेंस में कन्वर्ट होगा, या फिर वो इक्विटी। इक्विटी में कन्वर्ट होगा। अब मुझे बताइए, प्रेफरेंस किस में कन्वर्ट होगा? इक्विटी। सिर्फ इक्विटी। अच्छा, डिवेंचर में भी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यस सर। ठीक है, वो डिवेंचर में हो जाता है, पर जब डिवेंचर टू शेयर कन्वर्जन होता है वो प्रेफरेंस और इक्विटी में होता है बस। और प्रेफरेंस किस में होता है? सिर्फ इक्विटी में। प्रेफरेंस नए तरीके का प्रेफरेंस बनाओगे तो वो अरेंजमेंट होता है, एक तरीके कन्वर्टिबिलिटी नहीं होती। ठीक है। अच्छा, ये कन्वर्टिबिलिटी भी दो तरीके की होती है इसकी। ठीक है, कन्वर्टिबिलिटी दो तरीके की, कैसी? एक तो होती है फुल्ली कन्वर्टेबल, और एक होता है पार्टली कन्वर्टेबल। फुल्ली कन्वर्टेबल क्या होता है? जिसमें सारा पैसा प्रेफरेंस का किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इक्विटी में। इक्विटी में। यहाँ क्या होता है? कुछ पैसा इक्विटी में कन्वर्ट होगा, कुछ पैसा कैश में भी हो सकता है, और किसी और चीज में भी दिया जा सकता है। तो जब आपका शेयर पूरा पैसा, शेयर 100 रुपए का था, आपने कह दिया 80 रुपए का इक्विटी बन जाएगा, तो ये कैसा कन्वर्टेबल है? फुल्ली या पार्टली?
सर वो पार्टली 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 और अगर ये 100 रुपए का 100 में कन्वर्ट हो जाता तो कैसा हो जाता? फुल्ली कन्वर्ट। फुल्ली कन्वर्टेबल हो जाता। आ रही है बात समझ में आप लोगों को? जी सर। यस सर। नॉन कन्वर्टेबल तो आप नाम से पता चल गया कि कन्वर्ट नहीं होंगे, हम तो नहीं होंगे कन्वर्ट, हमको तो हमारा पैसा चाहिए, बस लाओ पैसा। अच्छा एक और चीज, अच्छा आ ही गया तब बताऊंगा, रिडम्पशन आने तब देखेंगे। अब आता ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड के बेस पे कितना तरीके का, एक क्यूमुलेटिव एक नॉन क्यूमुलेटिव। हिंदी में बोलते हैं संचयी और गैर संचयी, ठीक है। संचयी का मतलब होता है जमा होता रहेगा, यही है। क्यूमुलेटिव का मतलब ही होता है जमा होता रहेगा। अगर आपने 2018 का डिविडेंड 2 रुपए था, 2019 का 3 रुपए था और 2020 का 4 रुपए था। मान लीजिए कि आप पेमेंट करते हैं 2020 में, और 2020 में अगर आपका क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो पेमेंट कितने की होगी? पूरे की। 2, 3, 5 और 4 9 रुपए की होगी। लेकिन अगर ये नॉन क्यूमुलेटिव है तो किस चीज की पेमेंट होगी 2020 में? खाली 4 रुपए की। मतलब क्या है कि अगर आप क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड पे नहीं करते हैं किसी भी साल में, तो अगले साल आपको पिछले साल का डिविडेंड भी देना पड़ेगा, यानी कि डिविडेंड कलेक्ट होता रहेगा। हर प्रेफरेंस शेयर, भारत में जितने भी प्रेफरेंस शेयर आज की डेट में इशू किए जाते हैं जिनके बारे में बताया नहीं जाता कि वो क्यूमुलेटिव है नॉन क्यूमुलेटिव है, वो क्यूमुलेटिव माना जाता है, नॉन क्यूमुलेटिव नहीं होता। बताना पड़ता है नॉन क्यूमुलेटिव है, अगर नहीं बताओगे क्यूमुलेटिव है, डिफॉल्ट क्यूमुलेटिव है, ठीक है। तो कई शेयर होल्डर होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कई लोग होते हैं जो शेयर खरीद लेते हैं और भूल जाते हैं, और उसके बाद उन्हें बाद में पता चलता है कि उस पर तो डिविडेंड बचा हुआ था, आज 10-10, 20-20 साल का डिविडेंड। फिर वो कहाँ जाते हैं? फिर वो कंप्यूटर हो जाते हैं IEPF में, ठीक है, इन्वेस्टर एजुकेशन उसमें प्रोडक्शन फंड में। कंपनी से बात करते, कंपनी बोलती है वहां ट्रांसफर कर दिया हमने तो पैसा, क्योंकि कंपनी तो 7 ही साल रख सकती है अपने पास। तो अगर मान लो किसी ने 10 साल का डिविडेंड मांगा ही नहीं, तो वो डिविडेंड कहाँ पड़ा होगा? वो कंपनी के पास थोड़ी ना होगा, वो तो चला गया सेबी के पास। अब आप कंपनी से लेकर कंपनी का ऑथराइज लेटर लेके सेबी के पास जाना पड़ता है, फिर सेबी देती है पैसे। तो ये याद रखिएगा कि क्यूमुलेटिव क्या है कि अगर आपने इस साल डिविडेंड नहीं दिया तो अगले साल आप इस साल का डिविडेंड भी देंगे। और नॉन क्यूमुलेटिव क्या है कि इस साल नहीं दे तो भूल जाओ, फिर नहीं देना। आई बात समझ में? सर जी। हाँ जी। सर पार्टिसिपेशन में क्या होता है डिफॉल्ट? पार्टिसिपेशन में ये होता है कि आपको डिविडेंड मिल गया, उसके बाद इक्विटी को मिल गया, उसके बाद भी पैसा बच गया तो उस पैसे में भी आपका हक बनेगा दोबारा। नहीं सर, मतलब सर अगर लिखा हुआ नहीं होगा कि ये पार्टिसिपेटेड है या नहीं है तो फिर क्या वो माना नॉन जाएगा? पार्टिसिपेटिंग होता है। मैं जी लिखवाऊंगा सर। इसको, टेंशन ना लो, मैं इसको पूरी एक लाइन लिखवाऊंगा कि प्रेफरेंस शेयर के बारे में कुछ ना बताया जाए तो किस किस तरीके का होता है, जी सर। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा थोड़ा इसमें कंफ्यूजन है मुझे, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव, शायद क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव ना क्यूमुलेटिव होता है, वैसे क्यूमुलेटिव होता है, पर मैं अभी देख के बता दूंगा कि वो कहीं नॉन क्यूमुलेटिव वाला ना हो, तो मैं पूरी एक लाइन लिखवा दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट कल की क्लास में। आज तो मैं इसे रिडेम्पशन तक जाऊंगा। ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन, दो तरीके का है, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। कंपनीज एक्ट कहता है कि हमारे यहाँ नहीं होता है रिडीमेबल। आप अमेरिका जाइए, ब्रिटेन जाइए, इंग्लैंड जाइए, हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ सिर्फ रिडीमेबल है। और इसका एक टाइम पीरियड है, पता है? 20 साल। किसके लिए? कंपनी। प्रेफरेंस शेयर। नॉर्मल कंपनीज के लिए। नॉर्मल कंपनीज क्या बोलूं, नॉर्मल क्यों बोल रहा हूँ इसको, एबनॉर्मल थोड़ा होते बाकी। नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज नहीं है, उनके लिए कितना है? 20 साल। और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के लिए कितना है? 30 साल। 30 साल। लेकिन इसमें एक राइडर है, राइडर मतलब समझते हो, एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है इन कंपनीज के लिए? इन कंपनीज के लिए कंडीशन है कि जैसे ही 21वां साल आएगा, जैसे ही 21वां साल आएगा 10% रिडीम करना शुरू कर देना। तो अपने 10 साल में ही अपना पूरा रिडेम्पशन कंप्लीट करती है। इनका रिडेम्पशन स्टार्ट हो जाता है 21वें साल में, इनको तो 20वें साल में रिडेम्पशन करना ही करना है पूरा। तो चाहे पहले करो चाहे बाद में करो, पर 20 साल में पूरा करो। इनको क्या है 21वें साल से शुरू करना पड़ता है रिडेम्पशन, ठीक है। जी सर। ये इसलिए डाला गया था क्योंकि देखो आप लोगों ने इकोनॉमिक्स थोड़ी बहुत पढ़ी है, तो उसमें आपको पता होगा कि इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए, वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर किसी कंट्री के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो वो कंट्री सबसे पीछे रह जाती है। जो आज हम कर रहे हैं वो काम चाइना ने कई साल पहले कर लिया था।
तो आज चाइना की इकोनॉमी 16-17 ट्रिलियन खड़ी है। आपसे पीछे था जब वो शुरू हुई थी 1948 में, जब 49 में वो बाहर हुआ, जब उसके ऊपर से ब्रिटिशों ने जब कंट्रोल छोड़ा था उसके ऊपर, या जब उसका क्या बोलते हैं उसको, एक तरीके का उसका सिविल वॉर खत्म हुआ था, और जब उसके ऊपर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया था, तो वो आपसे पीछे थे। आपकी जीडीपी उससे आगे थी, पाकिस्तान की तो आपसे भी आगे थी। और आज क्या हालत है, आज वो सबसे आगे खड़ा है। और आप देखोगे 1970s 80s में देखोगे, अगर आप कभी स्टडी करोगे तो 1780s में आप देखोगे कि आपका जीडीपी उनसे बहुत आगे था और आपका उसका जी। पीछे था। क्या किया उसने 1780s में? उसने 20 साल की सोची, आप 5-5 साल सोच रहे थे, फंस गए। इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनको क्या दी जाती है, एक अलग तरीके की रिलीफ दी जाती है। ठीक है, वही रिलीफ है ये 30 इयर्स इंफ्रास्ट्रक्चर। ये रिलीफ आपको इनकम टैक्स में भी दिखती है, ठीक है, पर इनकम टैक्स में हमारे काम की नहीं थी, इसलिए हमने छोड़ दी थी। वहां भी रिलीफ है इंफ्रास्ट्रक्चर को, बहुत सारे बेनिफिट होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को। कितने तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है? अरे हम उसमें चले गए ना, इकोनॉमिक्स में छोड़ देते, यहीं तक है हमारा अकाउंट्स का काम। बस मैं इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे पास आ गया तो मैं आपको थोड़ा सा एक वो देता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर दो तरीके का होता है, एक होता है इकोनॉमिक और एक होता है सोशल। इकोनॉमिक में आती है आपकी वो इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, और क्या आएगा, कम्युनिकेशन, जितनी चीजें होती हैं। इसमें क्या आता है, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन। ठीक है, तुरंत इफेक्ट जी चाहिए इकोनॉमिक करो, बहुत बाद में चाहिए तो फिर सोशल करो। ये जस्ट ऐसी है रन, अभी तो इतना ही रखो, इकोनॉमिक्स आएगी तब देखना होगा। तो यहाँ तक बात समझ में आई आप लोगों को? जी जी सर। भैया। ठीक है, तो किसी ने हाथ उठाया, कौन? अच्छा ठीक है, हो गया। हाथ उठा तो नहीं, वो इसमें दिखेगा नहीं मुझे, मैं उसमें भी करूंगा, तब मैं तब देख पाऊंगा, अभी तो नहीं देख पाऊंगा। ठीक है।